असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। भारत ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵੇਦ ਓਝਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਖੈਰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਕਾਈਂਡਲੀ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ते बटन ਨੂੰ प्रेस कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। गो। खालसा मतलब प्योर, शुद्ध। ये कॉन्सेप्ट सारे रिलीजन में है। हिंदुइज्म में राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सिखिज्म में खालसा का कॉन्सेप्ट है। तो जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जैसा प्योर कोई सिख आ जाएगा वो खुद ही राजा बन जाएगा। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅਵਧ ਓਝਾ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। पंजाब अवध ओझा ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? पंजाब हिंदुस्तान की आत्मा है। जैसे अभी आपने शुरुआती लाइन बोली कि वो दरवाजा है हमारा। शुरू से मतलब हमारा सारा व्यापार, जो उत्तरापथ जिसको हम कहते हैं, तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो पाकिस्तानी पंजाब का ही हिस्सा थी जी। तो पंजाब हमारा दरवाजा है, आत्मा है भारत की। और खासकर खैबर पास जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिसका भी पंजाब पर कब्जा रहा उसका सिल्क रूट पर कब्जा रहा। जिसका सिल्क रूट पे कब्जा रहा उसका सेंट्रल एशिया पे कब्जा रहा, जिसका सेंट्रल एशिया पे रहा उसका वेस्ट एशिया पे रहा। तो एक तो ट्रेड, दूसरी प्रॉस्पेरिटी, तीसरा वॉरियर, और चौथे हमारे गुरु लोग जिन्होंने 15वीं शताब्दी के बाद भारत को एक नई दिशा दी। तो भारत तो, हिंदुस्तान तो पंजाब के बिना संभव ही नहीं है। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ? ट्रांसफॉर्मेशन ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ है? दरअसल महमूद गजनी से पहले जितने इन्वेडर आए वो सब भारत का हिस्सा बन गए, तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन महमूद गजनी के से जो लोग आना शुरू, महमूद गजनी खुद 1000 AD से पहले शक, कुषाण वगैरह ये लोग आए, ये सब भारत का हिस्सा बन गए, भारत की संस्कृति का हिस्सा बन गए, तो कोई चुनौती नहीं हुई। महमूद गजनी से लूट मार की शुरुआत हुई। महमूद गजनी, फिर उसके बाद तुर्क आए, फिर मोहम्मद गौरी आया, और ऐसे करते 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 1398 तक पंजाब को सारा खामियाजा भुगतना पड़ा विदेशी आक्रमण का। अब 1398 की आप स्थिति इमेजिन करो कि इतने लोग मारे गए दिल्ली और पंजाब के रास्ते में। तैमूर आया दिल्ली तक, उसके बाद वो वापस मारते हुए वापस गया। तो एक कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जहां आवश्यकता होगी वहां चीजें पैदा होगी। तो 1398 तैमूर वो पीक है हिंसा का, आतंक का, लूट का। और तब उस पृष्ठभूमि में आते हैं हमारे गुरु नानक जी, और उन्होंने एक ओंकार सतनाम कि सब एक ईश्वर की संतान है, सब मिल के रहेंगे, नहीं तो सब ऐसे ही मारे जाएंगे। और उनसे एक प्रथा शुरू हुई लंगर की, क्योंकि खाना भाईचारे का प्रतीक है। जब आप एक साथ बैठ के खाते हैं तो आप भाई हैं। और वहीं से सिखिज्म की शुरुआत हुई, और पंजाब के सशक्तिकरण की और भारत के रोशनी की शुरुआत हुई। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? और बहुत बड़ा डिफरेंस। गुरु नानक के पहले तो आतंक, हिंसा, लूटमार कुछ है ही नहीं पंजाब में। उससे पहले, हाँ, उससे पहले प्राचीन काल में पंजाब है, मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री है पंजाब की वो भी बहुत स्ट्रांग है। तब वो मौर्यों के कब्जे में था पंजाब का पूरा हिस्सा, फिर वो कुषाणों के कब्जे में रहा। लेकिन गुप्तों के बाद से लेकर और गुरु नानक देव जी तक पंजाब की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत अंधकार हम कह सकते हैं पूरी तरह से। और गुरु नानक देव जी के आने के बाद फिर एक रोशनी की शुरुआत हुई, और आज पंजाब की समृद्धि तो पूरी दुनिया में फेमस है। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? औरंगजेब ने एक बार गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा उसने कि आपके ये जो बंदे हैं ये बड़ी दाढ़ी और बड़ा बाल क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, सेंट वॉरियर जी। तो सिखिज्म का 2 कंट्रीब्यूशन है, जो ना तो भारत उससे ऊपर जा सकता है ना ये पूरी दुनिया जा सकती है। पहला कंट्रीब्यूशन ये है
गुरु नानक देव जी से गुरु अर्जुन देव जी तक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, सब भाई है, एक मनुष्य की, एक ईश्वर की हम सब संतानें हैं। ये पहला फेज है कि सब एक है, बाहर निकलो ये जाति पाति। अगर आज हम सिखिज्म को पूरी तरह मान लें तो 10 साल में भारत सुपर पावर। अगर भारत सरकार जो सिखिज्म की देन है, जो उसके सिद्धांत हैं, अगर उसको पूरी तरह वो फॉलो कर ले, और सब फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। आदि ग्रंथ में आधे दोहे हैं बाबा फरीद के और आधे दोहे हैं कबीरदास जी के जी। तो वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदुओं की है या मुसलमानों की, वो मानवता की है। गुरु अर्जुन देव जी के बाद जब उनकी शहादत हुई और उसके बाद से एक अकाल तख्त का गठन हुआ और अधर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। जो बार बार लोग कहते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, कोई मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरू हुई, अधर्म के खिलाफ। कि अगर राज्य अगर ज्यादती करेगा, राज्य अगर बदमाशी करेगा तो हम लड़ेंगे। और उसका जो पीक पहुंचा वो गुरु गोविंद सिंह साहब तक पहुंचा। एक मैं थोड़ी गल टोक रहा, अक्सर चर्चा हुंदी कि इस्लाम नाल लड़ाई है, मुगलों नाल लड़ाई है। इस गल दा डिफरेंस ते जो तुसी कह रहे हो कि अधर्म दी लड़ाई सी, थोड़ा इनू एक्सप्लेन करो गल। ये मानवता की लड़ाई है। जब राजा फेल करेगा तो संत तलवार उठाएगा। ये इस दुनिया का, इस समाज का नियम है, कोई एक घटना नहीं है। भगवान कृष्ण ने तलवार उठाई जी। जब राजा फेल करेगा, जब दुनियावी राजा फेल करेंगे तो संतों को तलवार उठानी ही पड़ेगी। और संतों की तलवार किसी धर्म के लिए नहीं उठती कि हम मुसलमानों को मारेंगे, हम हिंदुओं को मारेंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी से उसने पूछा कि आपके ये योद्धा ये क्या रखते हैं, दाढ़ी बाल, तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, ये मानवता और धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए संत भी हैं और योद्धा भी हैं। तो सिख बेसिकली एक संत योद्धा है। और सिखों को भी ये बात समझनी चाहिए, उनका जो जिम्मेदारी है, उनकी जो दायित्व है दुनिया के प्रति। मैं तो बार बार क्लास में, जब भी मैं वाजीराम में क्लास लेता था या जहां भी लेता हूं, मैं कहता हूं यार पूरी दुनिया को सिखों से सीखनी चाहिए। मुझे एक सिख भिखारी लाके दिखाओ। जब वो कौम अपने आप को इतना उठा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, पूरी दुनिया में तो बिजनेस पे उनका कब्जा है, आप कहीं भी चले आओ। मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे ठंडक में जब जाता हूं तो वहां सब लाइन लगा के खड़े हैं कंबल लेने के लिए, खाना लेने के लिए। उसमें कोई सरदार नहीं है। ये जो इस देश के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इनको सिखों से सीखना चाहिए कि भैया तुम इतने प्रॉस्परस कैसे हो। कमाना जानते हैं, बांटना जानते हैं। तो जिस कौम को कमाना, अपनी मेहनत का कमाना और फिर अपनी मेहनत का बांटना, यहां लोग अपने भाई को नहीं खिला पा रहे, अपने परिवार में नहीं खिला पा रहे, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। तो अगर उस समाज का, उस धर्म का अध्ययन किया जाएगा तो बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आएंगी। और सिखिज्म का सिद्धांत कि गुरु होना चाहिए, वही पूरा उनका जो बेसिक सिद्धांत है वो यही है कि हमारी आदि ग्रंथ वो फाइनल 11वीं गुरु है। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, मेटाफिजिक्स है, वो हर आदमी नहीं समझ पाएगा, तो उसको समझाने के लिए एक फिजिकल गुरु सबको ढूंढना ही चाहिए। और अगर ऐसा हुआ भारत में तो हम अगले 10 साल में एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचे। एक जर्नल परसेप्शन है ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਬਣੇ। ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। आरएसएस का नजरिया सिखों प्रति ਤੁਹਾਡੇ मुताबिक की है? इसका जवाब बड़ा प्यारा सा है कि बाबा नानक सूफी फकीर ऐसे कुछ करके लाइन है, मुसलमानों का पीर, हिंदू का संत, मुसलमानों का पीर। कोई जरूरत नहीं सिखों को किसी धर्म में एडजस्ट करने की, वो अपने आप में एक आदर्श है पूरी दुनिया में। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, हम इनको एडजस्ट कर ले, हम इनको एडजस्ट कर ले। मैं कहता हूं जरूरत ही क्या है? अगर एडजस्ट ही करना होता, वो एक धारा के वजह से पैदा हुए। जब 15वीं शताब्दी में जिस वक्त सिखिज्म पैदा हुआ, अराजकता पैदा हुई, अनार्की पैदा हुई, कुछ भी नहीं है भारत में, कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है भारत में। जिस वक्त गुरु नानक देव जी साहब आते हैं उस वक्त भारत में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है। और सिखिज्म पैदा हुआ एक बड़े नोबल सिद्धांतों पर। गुरुद्वारा साहिब बना, हरमंदिर साहिब बना। वो जो
हिंदुइज्म और मुसलमानों की जो कुरीतियां थी उनको साइड करके एक नई धारा का जन्म हुआ। तो जब वो कुरीतियों के खिलाफ एक नई धारा का जन्म हुआ तो वो धारा और मजबूत की जानी चाहिए। क्या जरूरत है कि उसे इधर असिमिलेट कर लें, उसे उधर असिमिलेट कर ले, ये हमारे रिश्तेदार है, ये उनके रिश्तेदार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिखिज्म को जिस धारा के साथ वो पैदा हुआ, जिन चीजों के साथ वो पैदा हुआ, और ये बात सिखों को भी माननी चाहिए। मैंने तो बड़े सारे सिखों को देखा वो अंगूठी पहनते, नहीं पानी चाहिए। बिल्कुल। अरे गुरु हमारा कह रहा है कि भाई हुक्म, गुरु नानक देव जी का जो कई सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उसमें से एक वर्ड है हुक्म, कि सब कुछ हुक्म है जी। परमात्मा की महिमा है, फिर उस महिमा को कौन बदलेगा? जब वो कह रहे हैं कि भाई एक तरफ तो आपने पग बांध रखी है, आप सिखिज्म मान रहे हो, दूसरी तरफ आप अंगूठी पहन रहे हो, तो दोनों चीजों में विरोधाभास हो गया कि नहीं हो गया? तो तुसी कह रहे हो जे हिंदू जिस चीज च मनदा है वो मन्ने, वो पक्का रवे, सिख दी आइडियोलॉजी च सिख पक्का रवे, और दोनों नाल पैरेलल चलन, और दोनों को, ये हिंदू मुसलमान दोनों को सिखों से सीखना चाहिए, सिखिज्म से सीखना चाहिए। इनको ये उद्देश्य बनाना चाहिए कि जैसे सिखों में, पंजाबियों में कोई उनके गुरुद्वारे के बाहर भीख नहीं मांगता, ऐसी सामाजिक व्यवस्था हम भी पैदा करेंगे कि हमारे मंदिर और मस्जिद के बाहर खड़े होकर कोई भीख ना मांगे, हम भी देना सीखें। ये सीखना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਇਨਵੇਡਰਸ ਆਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? एग्रीकल्चर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज डिपेंड करती है सरकार के रोल पे, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देती जी, वो सिर्फ साल के 4 महीने एम्प्लॉयमेंट देती है और साल के 4 महीने इनकम भी देती है जी। अब जितने भी, और भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मौर्य साम्राज्य ने क्या किया, और एग्रीकल्चर हमारी बेस है, फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। तो मौर्य साम्राज्य जो ताकतवर बना उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत प्रमोट किया। और किसानों को 3 चीज से बचाया जाता है। एक तो मनी लेंडर से बचाया जाता है, क्योंकि भाई उसके पास पैसे का सोर्स नहीं है, तो वो पैसा लेने के लिए फाइनली भागेगा मनी लेंडर के पास। भाई किसान है, उसकी बीवी बीमार हो गई, तो जब तक वो बैंक से लोन पास कराएगा तब तक तो बीवी उसकी मर जाएगी। तो हर किसान का जो चीपेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है मनी लेंडर। आड़ती बोलते हैं हम जिसको। हाँ, मनी लेंडर है मनी लेंडर ही आमतौर पर आड़ती भी होता है, ग्रेन डीलर। अब किसान की फसल तैयार हुई, उसको मनी लेंडर को पैसा चुकाना है, उसको ब्याज देना है, वो ग्रेन डीलर सामने खड़ा कि भाई तू हमको दे दे। तो दूसरा ग्रेन डीलर हो गया, जमींदार तो अब तो खैर रहे नहीं, और तीसरा सरकार खुद जी। तो सरकार अगर ये 3 दुश्मनों से किसानों को बचा ले जाए, सिक्योरिटी दे फाइनेंस की, सिक्योरिटी दे लॉसेस की, और प्रमोशन की, तो फिर किसानों की स्थिति फिर से मजबूत होगी। और सरकार को ऐसा करना चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम उसको एक सब्सिडियरी बिजनेस में बना सकते हैं। बहुत सारी फसलें हैं, हम डायरेक्ट फसलें ही क्यों बेचते हैं? हम छोटी छोटी यूनिट्स, जो अच्छे लैंड होल्डर्स किसान हैं, हम छोटी छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स भी बना सकते हैं। हम सीधे किसान को किसान के साथ व्यापारी भी बना सकते हैं कि वो ही अपना माल पैदा करेगा, वही अनाज पैदा करेगा, वही वहां पे वो दलिया बना देगा, और फिर दलिया बाहर जाएगी। गेहूं तो सस्ता बिकेगा, लेकिन दलिया महंगी बिकेगी जी, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। मक्का तो सस्ता बिकेगा, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स महंगा बिकेगा। भाई मक्का आपको 5 रुपए केजी मिल जाएगा, और कॉर्नफ्लेक्स 100 ग्राम 80 रुपए का मिलेगा। तो जिस दिन ये फिर से, जो एंशिएंट इंडिया में ये सबसे बड़ा फैक्टर था किसान को मजबूत करने का, कि हम इसे प्राइमरी प्रोड्यूसर के साथ साथ सेकेंडरी भी बना देंगे। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होने के साथ ये क्या करेगा, इसके पास सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। पर की ये कर्जा यूपी बिहार ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ये यूपी बिहार ਦਾ किसान ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਨੇ। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, किसानों की हालत तो खराब है। पैन इंडिया। हाँ, पैन इंडिया। अगर हम केरला को छोड़ दें, केरला में थोड़ी सी वहां पे दूसरा स्ट्रक्चर है, तो पैन इंडिया किसानों की हालत खराब है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि तमाम सारी नीतियां होने के बावजूद, पॉलिसीज बहुत बनाई गवर्नमेंट ने, किसान क्रेडिट कार्ड दिया, गवर्नमेंट की पॉलिसियों में कोई कमी नहीं है, इंप्लीमेंटेशन उसके पास है, सारी बीमारी की दवा है, वो दवा कायदे से किसानों तक पहुंच नहीं पा रही।
इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। वो इंप्लीमेंटेशन लेवल अगर इंप्रूव कर लिया जाए तो फिर तो, जैसे इन्होंने कहा ग्राम सड़क योजना, हम गांव को मंडियों से जोड़ेंगे। ठीक है, बढ़िया करो, आप जोड़ो। इन्होंने किसान को क्रेडिट कार्ड दे दिया, बहुत सारी सरकारें आती है, किसान लोन माफ कर देती है। ईजी लोन फायदे ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਨ। ਜਾਓ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਓ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? इजी लोन जरूरत के लिए होता है, लेकिन जो जरूरतमंद किसान है उसको तो पता ही नहीं कि उस प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसे लेना कैसे है। तो इस इजी लोन का जो फैक्टर है, कार्ड का जो फैक्टर है, उसमें भी मैंने देखा कि छोटे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, और जो बड़े किसान थे उन्होंने पैसा लेकर अपना काम किया और फिर धीरे से पैसा जमा करा दिया। तो एक फैक्टर हमारे साथ और भी है कि हमारे किसानों की जो लिटरेसी रेट है वो बड़ी कमजोर है। किसी भी पॉलिसी के सफल होने में सबसे बड़ी, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसमें अवेयरनेस होती है, अवेकनिंग होती है, उनकी किसान की खुद की जागरूकता होती है। तो पॉलिसियां तो बहुत है, इंप्लीमेंटेशन लेवल इनको सुधारना पड़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਐਨਪੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੋਨਸ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1,70,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੋਬਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। राजनीति में एक कहावत है पर्दे के पीछे कि जिसके पैसे से चुनाव लड़ेंगे उसके पैसे को माफ करेंगे। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पे कब्जा कर लिया और 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया। तो वो जो प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स पैदा हुए ब्रिटेन में, उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को पैसा देना शुरू किया, कहा ये बाजार खोलो भारत की, हमको चाहिए। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी गई। तो पूरी दुनिया में राजनीति का एक बहुत बड़ा पार्ट है, पर ये पर्दे के पीछे का पार्ट है। जैसे एक इलेक्शन में कार्यकर्ता का क्या होता है, फिजिकल कंट्रीब्यूशन होता है, तो उसको जीतने के बाद नेता मिठाई ही खिलाता है, फिजिकल कंट्रीब्यूशन ही देता है, गले लगाता है और कहता है ये मेरी जीत नहीं है, ये तेरी जीत है, ये डब्बे मिठाई ले और जा। लेकिन जिसने उस चुनाव में फंड किया है पीछे से, वो तो कभी चुनाव में आएगा नहीं। इंडिया के पब्लिक को समझना चाहिए कि अपने नेता से, जो आपके यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है, मैं इस मंच से एक बात कहना चाहूंगा, अगर ये देश चाहता है कि बचे, इस देश की जनता चाहती है कि बचे, तो अच्छे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करे और उनको 10, 20, 50, 100 जितनी उनकी औकात हो उनको जाके दे, उनसे लेना। ये इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे बड़ी खराबी है। जो भी आदमी 100 करोड़ रुपया खर्चा करके चुनाव जीतेगा, वो कम से कम 5 साल में अपना 200 करोड़ भी तो निकालेगा, अपना 100 करोड़ निकालेगा, फिर अगले चुनाव का खर्चा निकालेगा। तो इस देश की जनता को यह समझना चाहिए कि ये जो नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, और जिस दिन इस देश की संसद में दोबारा जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल, डॉक्टर BR अंबेडकर, जब ये लोग फिर से पहुंचेंगे, जिनको पब्लिक की, डॉक्टर अंबेडकर को क्या जरूरत थी जनता की सेवा करने की? वो आदमी इतना पढ़ा लिखा आलिम आदमी, उसको क्या जरूरत थी यहां आने की? राम मनोहर लोहिया PhD इन इकोनॉमी फ्रॉम बर्लिन यूनिवर्सिटी, क्या जरूरत थी कांग्रेस के ऑफिस में जाके उसके मेज पे सोने की? लेकिन ये सारे ऐसे लोग थे तो जिनको एक जज्बा था कि मुझे जनता की सेवा करना है और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। तो अब इस देश की सारी चुनौती इस देश की जनता पे है। 24 का इलेक्शन आ रहा है, जनता को चाहिए, हर शहर की सिविल सोसाइटी को चाहिए, अपने में से एक आदमी चुने जो उन्हें लगता है कि पब्लिक फंड करे। वो सिख हो, मुसलमान हो, सरदार हो, पंजाबी हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, पर वो ऐसा चेहरा हो जिसपे उस, जैसे लुधियाना है तो लुधियाना की सिविल सोसाइटी एक आदमी को बाहर निकाले कि भाई आपको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, हम लड़ाएंगे आपको, हम सारा पैसा देंगे, हम गली गली और घर घर जाकर आपके लिए वोट मांगेंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बचाना है तो करना पड़ेगा भाई। बहुत सारे लोग जब बीमारियां हो जाती हैं तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं खाना चाहते, नीम नहीं खाना चाहते, खाते। तो आज कहीं से तो शुरुआत होगी। तो कह रहे हो संसद ਨੂੰ साफ करना पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। गंदगी है, गंदगी थोड़ी बहुत तो है ही है, और वो जनता की वजह से है।
ये पैसा लेती है। तो जिनके पास पैसा है, जो पैसा से बाहुबली है, वो समझते हैं यार जाके टिकट खरीद लेंगे। यहाँ तो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵਾਹ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक तमन्ना है कि ये हमारे बुढ़ापे के इंश्योरेंस है। इस दुनिया में फ्री कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं। ये जो एक शब्द है फ्री, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जिसको भी फ्री की आदत पड़ी, जिसको हम अपने देश में बड़ा प्यारा वर्ड कहते हैं हरामखोरी की आदत पड़ी, फिर वो व्यक्ति बर्बाद हुआ, वो परिवार बर्बाद हुआ, समाज बर्बाद हुआ, देश बर्बाद हुआ। हर आदमी को अपना अपना हिस्सा देना ही पड़ेगा। आज नहीं देना पड़ेगा, कल देना पड़ेगा। ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ? अवेयरनेस है लोगों में, बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन बस एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है ना कि एक आदमी उठा साबरमती से पैदल चलने के लिए दांडी, मोहनदास करमचंद गांधी, तो अब लोगों को लगा कि अच्छा तुम 377 किलोमीटर पैदल चलोगे, लेकिन जब वो आदमी चला तो उस आदमी के पीछे फिर हजारों लोग चले। अभी एक लड़का है राजस्थान में, रविंदर सिंह भाटी, इंडिपेंडेंट चुनाव जीता उसने, जनता ने जिताया ना, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जनता के लिए काम करता था। कोई, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे उसे नहीं जानता, मैंने तो सिर्फ सुना उसके बारे में कि वो कोई भी पब्लिक उसके पास आए वो उसके साथ चल दे। सारी जनता का उसने काम किया 5 साल में। क्या जनता ने सम्मान किया उस लड़के का, उसको उठाकर बिठा दिया। उसको ना बीजेपी ने टिकट दिया, ना कांग्रेस ने टिकट दिया। उसने, जनता ने कहा कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, तुझे टिकट की क्या जरूरत है। आज की डेट में वो राजस्थान की विधानसभा में बैठा हुआ है। तो अगर एक रविंदर सिंह भाटी को जनता गले लगा सकती है, तो बहुत सारे रविंदर सिंह भाटी को जनता गले फर्क की पैंदा? जेपी अंदोलन होया, लोग उठे, जनता पार्टी की सरकार बनी, डिग पी। मंडल कमिशन वेले पूरा देश उठिया, अन्ना हजारे बैठ गए, फिर लोग नौकरियां छड्ड के, मेरे वर्गे लोग नौकरी छड्ड के उत्थे बैठे सी। उत्थे ही है सब कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वहीं पे है सब कुछ, बहुत कुछ बदला भी है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। पॉलिटिकली बदलिया थोनों लग? नहीं, जब भी कोई चीज विकसित होती है, मतलब जमीन से आसमान की तरफ जाती है, ये हमारे ही साथ नहीं हुआ। 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, और फ्रांस को एस्टैब्लिश होने में 100 साल लग गए। चीजें बनती रही, बिगड़ती रही, बनती रही। तो जब हम एक दूर की नजर से देखते हैं तो हमें लगता है यार कुछ बन ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, हमारी तरह 13 कॉलोनियां पैदा हुई, 13 स्लम एरिया पैदा हुए। 1860 में सिविल वॉर हो गया, ऐसा लगा कि अमेरिका खत्म। तो जब भी कोई व्यक्ति जमीन से आसमान की तरफ बढ़ता है तो चुनौतियां बहुत आती हैं। तो कभी कभी हमें घबराहट होती है कि हम फाइनली कब सुधरेंगे। वो जो फाइनली सुधरने का कॉन्सेप्ट है, उसका ये मुद्दा रहेगा कि जिस दिन ये देश एप्पल और वन प्लस को रिप्लेस करके कोई प्रोडक्ट बनाएगा, बस वो उस देश का विकास की असली शुरुआत होगी। मतलब इकोनॉमी का बेसिक रिफॉर्म्स की इस वक्त बहुत जरूरत है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जरूरत है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की। हमारा आधा से ज्यादा पैसा तो एप्पल खरीदने में चला था। हर साल वो एक मॉडल भेज देता है, पूरा देश लगे जाता, पूरा देश। एक मीम बना कि किडनी बेच दो पर एप्पल खरीदना है। 2 बजे रात में लोग लाइनों में खड़े हैं। दुबई मॉल में धक्का मुक्की हो गई, 2 लोग बेहोश हो गए। अरे ऐसा क्या रखा है उस फोन में। तो जिस दिन भारत वो उस लेवल पे आएगा कि उसके प्रोडक्ट्स भारत में, पूरी दुनिया में, और इस 1 अरब 50 करोड़ तो हम ही है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਸਲਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਬਰਾबर। ਅਸੀਂ एलन मस्क कदों पैदा करांगे? नहीं, यहाँ पे उसकी भी एक वजह है। यहाँ का लड़का, मैं जितने लोगों से मिलता हूं, ज्यादातर युवा यहाँ के नौकरी करना चाहते हैं। जिस देश में उद्यम हो सकता है, बिजनेस, भाई हम किसी बिजनेस के लिए 2-3 चीजों की जरूरत होती है। एक रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, एक मार्केट की जरूरत होती है। तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब अगर सरकार एक काम कर दे कि बिजनेस लोन्स को थोड़ा सस्ता कर दे, अब आप 12% बिजनेस लोन लोगे तो बहुत सारे बंदे जो बिजनेस लोन लेते हैं वो तो किस्त जमा करने में बर्बाद हो जाते हैं। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए। खैर वो उस पर भी काम करती है, कुछ ना कुछ MSME वगैरह जैसा काम करती है। तो अगर हमारा देश का युवा थोड़ा सा हम उसको स्किल्ड करें बिजनेस की तरफ। पंजाब में मैंने देखा, और पंजाब के साथ साथ मैंने मारवाड़ियों को देखा। मैंने मारवाड़ी भी नहीं देखा किसी को भीख मांगते हुए। उनके भी बच्चे हैं, पूरी दुनिया में बिजनेस में उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो जिस देश के पास इतनी बड़ी मार्केट पड़ी हुई है और रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई है,
ठीक है, नौकरी के लिए ट्राई कर लिया 1-2 साल, नहीं किया तो अपना स्किल किया, कुछ उद्यम के बारे में सोचें, बिजनेस के बारे में सोचें, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੌਕਰੀ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ऐड कर ਦਿਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। मेरा एक स्टूडेंट है, मुझसे पढ़ा, रोमन सैनी, वो 16 या 17 साल में शायद डॉक्टर हो गया, 18 साल में, और 22 साल या 23 साल में उसकी 18वीं रैंक थी आईएएस में। फिर उसने आईएएस भी छोड़ दिया, फिर उसने एक संस्था खड़ी की 30,000 करोड़ की अनअकैडमी। अच्छा, मतलब मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ा, मेडिकल का प्रोफेशन छोड़ने के बाद उसने आईएएस छोड़ा, 18th रैंक, फिर उसने अनअकैडमी जैसी एक इतनी बड़ी संस्था क्रिएट की भारत में। कितना बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। तमिलनाडु में एक साहब हैं अन्नामलाई, आईपीएस, कर्नाटक कैडर, 5 साल 10 साल नौकरी की, आज की डेट में बीजेपी के एक बहुत स्टैब्लिश लीडर है। तो ऐसा नहीं है कि आईएएस क्या है, आईएएस मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सोशल एक्सेप्टेंस का प्लेटफॉर्म है। जैसे हम मिडिल क्लास के हैं, हमें कोई नहीं जानता, हमारी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर मैं आईएएस हो गया तो 2 चीजें मुझे तुरंत मिल गई, एक सोशल एक्सेप्टेंस और एक गारंटी कि भैया ये तो आईएएस है भैया। ओपी चौधरी जी अभी छत्तीसगढ़ में मंत्री हुए, आईएएस की तरफ से, आईएएस थे वो। ये हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, आईएएस ऑफिसर। तो आईएएस के जो वो है, क्या कहते हैं, दौड़ है, उसकी एक ललक है लड़कों में, उसके पीछे एक बहुत बड़ी इच्छा ये है कि भैया हमारी एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बन जाए और इस देश में गारंटी बन जाए, उसके बाद हम अपने अगले उद्देश्य को आगे बढ़ाएंगे। बिहार, यूपी, राजस्थान ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਏਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? नहीं, पंजाब और हरियाणा की समृद्धि उसके लिए बाधा है। कभी कभी क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी ऑब्स्टेकल का काम करती है। तपस्या करने के लिए अपने आप को जलाना पड़ेगा। और पंजाब और हरियाणा में जो पॉपुलेशन है उसने कष्ट देखा ही नहीं, दर्द देखा ही नहीं। तो 25 साल में जब कोई दर्द देखता है, जब उसके पास ऑप्शन है उस दर्द को ना लेने का, तो वो निकल जाता है। आता तो बहुत, ऐसा नहीं हरियाणा पंजाब का लड़का नहीं है, और हरियाणा पंजाब से सिलेक्शन सब तो हो ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, हो रहा है। लेकिन बहुसंख्यक जो लोग हैं, जो अच्छे घर से हैं, प्रॉस्परस घर से लोग हैं, तो जब वो एंटर करते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो एक लंबा स्ट्रगल है, बस वहां से वो बाहर हो जाते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान के पास निकलने का ऑप्शन नहीं है, कहां जाएंगे? मेरे साथ, मैं चंडीगढ़ में था, कई सारे लड़के थे, बोले सर आईएएस नहीं बनेंगे, कनाडा चले जाएंगे। तो जब किसी के पास ऑप्शन है, एक लड़का मुझे पंजाब में मिला जो अभी भी मेरे साथ है, जसकीरत सिंह, जलंधर से, उसका भी कनाडा में अच्छा खासा बिजनेस है। तो अभी उसके 2 अटेम्प्ट आईएएस के बचे हुए। तो मैंने कहा यार जसकीरत, यार 3 अटेम्प्ट तुमने 4 दे दिए, अब क्या फायदा, तुम कनाडा का बिजनेस ही संभालो। कहा नहीं सर, कनाडा नहीं जाएंगे, आईएएस नहीं बनेंगे, अपनी बिजनेस यहाँ शुरू करेंगे। अभी मेरे 2 अटेम्प्ट बचे हैं, मैं उसे दूंगा, तैयारी करूंगा। लेकिन मैं, और उस लड़के को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा, लड़ाई लड़ते हुए देखा। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਦੀ ਜਨੂਨ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, नहीं तो कर नहीं जाना? बिहार और यूपी, उनका तो ये है कि जाना ही नहीं। कहां जाएंगे पीछे? वैसे तो जाने का तो ऑप्शन अगर हो तो कोई भी जाए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, जा ही नहीं सकते। चंडीगढ़ की लाइफ छोड़ के कौन जाएगा बाहर? जो आदमी, मेरे एक मित्र हैं, उनकी बेटी ने कहा अपने पिताजी से कि पापा जी तुम कितने भी अरबपति हो बाहर, मैं चंडीगढ़ के बाहर, पंजाब के बाहर शादी नहीं करूंगी। तो चंडीगढ़ छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। कनाडा तो खैर ज्यादा बड़ी चीज हो गई, चंडीगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं। तो पंजाब और हरियाणा के पास एक ऑप्शन होता है कि पीछे चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। यूपी और बिहार के पास कोई ऑप्शन नहीं। ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਥਾਟ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਡੀਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਹੈ?
खालसा मतलब प्योर, शुद्ध। ये कॉन्सेप्ट सारे रिलीजन में है। हिंदुइज्म में राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सिखिज्म में खालसा का कॉन्सेप्ट है। तो जिस दिन गुरु गोविंद सिंह जैसा प्योर कोई सिख आ जाएगा, वो खुद ही राजा बन जाएगा। जिस दिन श्री राम जैसा कोई आदमी आ जाएगा तो राम राज्य स्थापित होना ही होना है। राम राज्य और खालिस्तान का मतलब यह है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ध्यानी है, धार्मिक है, भाईचारा युक्त है। सिर्फ ऐसा नहीं, बनाया तो था पाकिस्तान, मुसलमानों का मुल्क, खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं। पता नहीं वो कंट्री 2-4 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरह से लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरह से पब्लिक चाहती कि जहां सरदार रहे वो खालिस्तान ना, जहां जागृत लोग रहें वो खालिस्तान। महाराजा रंजीत ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੁਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजा रंजीत सिंह का जो राज्य था वो नाम से ही खालसा था। बाकी फकीर अजीजुद्दीन, उनके अधिकारी देखो आप, हिंदू, मुसलमान, फ्रेंच, जर्मन, खत्री, गोरे सब। वो इसलिए जब हम उनकी एनालाइज करते हैं, उनके शासन को एनालाइज करते हैं, तो हम कहते हैं कि इन्होंने कहा तो कि खालसा का राज्य है गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे और गुरु नानक देव जी के नाम पे उन्होंने सिक्के चलाए, लेकिन वो देखने में प्योर सेकुलर स्टेट है पूरी तरह से। उनके सारे दीवान, दीनानाथ, फकीर अजीजुद्दीन, उनके जितने भी ऑफिसर हैं जो उनके सबसे खास हैं, वो सब नॉन सिख हैं। तो अब ऐसे अगर चलाना है फिर तो कोई बात ही नहीं है। सेंटिमेंट को खुश रखना है। ईरान ने अपने आप को घोषित किया, 1979 का रेवोल्यूशन हुआ। रिलीजन व्यक्ति को उत्थान के लिए है, उसको महान बनाने के लिए है। यह बात हर व्यक्ति को समझनी पड़ेगी, हर आदमी को। कई प्रयोग दुनिया में ऐसे हुए, कई सारे प्रयोग हुए। पाकिस्तान एक प्रयोग हुआ कि भाई पाकिस्तान सिर्फ मुसलमान लोग रहेंगे। आज क्या स्थिति हो गई वहां की। 1947 में जब बना, कितने उत्साह से बनाया गया कि भाई हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम सिखों के साथ नहीं रह सकते, हम अकेले रहेंगे, हम अपने आप को विकसित करेंगे। खत्म। तो आप अगर ये एक प्योर राज्य बनाना चाहते हैं, एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां सब खुशहाल रहें, खुशी रहें, अच्छे रहें, तो वो तो एक्सेप्टेबल है। पर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों कोले 100 के करीब मुल्क ने, ईसाइयां कोले मुल्क ने, यहूदियां तक, ज्यूज ने भी अपना मुल्क बना लिया, फिर सिखां दा एक लैंड अपना होना चाहिए। ये तर्क है, ये लॉजिक देंदे। तो अगर वो देते हैं तो फिर भगत सिंह की लॉजिक खराब हो जाएगी। जिस भगत सिंह, वो भी तो सिख हैं। भगत सिंह ने कहा जब धर्म का मामला आया, मैं तो मतलब उनसे बड़ा रेवोल्यूशनरी, उनसे बड़ा समाज सुधारक तो दुनिया में मैं दूसरा देखता ही नहीं। इतनी कम उम्र में जिस आदमी को इतनी बड़ी बड़ी समझ रही हो। लाला लाजपत राय से एक बार नाराज हो गए वो कि आप धर्म की बातें करते हो, आपको तो नहीं करना चाहिए। किसी सिख के लिए दाढ़ी और बाल कितनी बड़ी चीज है, कटवा दिया उन्होंने। कहा अगर धर्म मेरी मदरलैंड के आड़ में आता है तो मैं उस धर्म को भी नहीं मानता। तो जिस कौम ने भगत सिंह दिया है, गदर आंदोलन, पूरा गदर आंदोलन सिखों की देन है। बिल्कुल। वो कौम कैसे कह सकती है कि मैं भारत से अलग हो जाऊंगी? वो ये सोच भी कैसे सकती है? हाँ, वो ये कर सकती है, जैसे आज वो एक आदर्श है समाज में, अर्थव्यवस्था में, बिजनेस में, वो शासन करके भी आदर्श बनकर दिखाए। ऐसा नेता पैदा करे वो कि भारत के कोने कोने से आवाज आए कि भैया हरमनदीप सिंह को हमें भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। बस हो गया खालिस्तान। जिस दिन कोई प्योर सिख, एक मतलब ऐसा सिख जो जागृत है और उसको पूरे दुनिया में भारत को एक सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है, वो आ जाएगा। हो गया सपना पूरा। आज कित्थे खड़ा है भारत इकोनॉमिकली? मैं सवाल कर रहा थोनू।
ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੁਣ 10 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ट्रिलियन तक ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? काम तो बहुत करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि बच्चे से पूछा जाता है भाई इंटर में तेरे 12th में कितने % आएंगे, कहेगा जी 95 तो आ जाएंगे, पर 95 लाने के लिए उसको कितने कर्म करने पड़ते हैं। तो मैं हमेशा एक आशावादी किस्म का इंसान हूँ, मैं इसलिए नेगेटिव नहीं होता। भारत के पास इतनी रिसोर्स है, मैन पावर है और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो अगर उसको व्यवस्थित किया जाए तो निश्चित तौर पर एक अच्छी जगह हम आने वाले समय में पहुंच सकते हैं और पहुंचेंगे, निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। डिप्लोमैटिकली स्ट्रांग होए हैं पहला नालों? मनमोहन सिंह तो बाद मोदी? डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमें किसी भी कीमत पर शासन से अलग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ, इस सरकार को भी उनसे सलाह लेनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट है, अब बराक ओबामा उनसे सलाह ले सकता है तो हम नहीं ले सकते, हमें भी लेना चाहिए। कहते हैं राजतंत्र में यह कहा जाता है कि राजतंत्र में हर वो आदमी जो राष्ट्र के विकास में सहायक हो सकता है वो राज्य में रहना ही चाहिए। जैसे हम आजाद हुए तो डॉक्टर अंबेडकर की अपनी पार्टी थी, लेकिन नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में रखा। इतना विद्वान आदमी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो इसलिए नहीं बोलते थे, आज मैं इस मंच से इस बात को क्लियर कर दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि इस देश के 80% लोग जीडीपी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे। और वो जब जीडीपी पे बोलेंगे तो कम से कम 4-5 दिन तो बोलेंगे वो। बिल्कुल। तो वो 80% तो सो जाएगा। किससे बोलते वो? एक विद्वान को, एक समझदार को, एक पढ़े लिखे को समझने के लिए उतनी लेवल का दिमाग भी तो चाहिए। तो पहले या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को, राज्य को, सरकार को उनकी सलाह लेनी चाहिए। बहुत विद्वान आदमी है और इकोनॉमिस्ट रहे हैं। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ? ਬਹੁਤ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ संजय बारू भी जिस तरह लिख गए, मैंने लगता है कि वो इंसाफ नहीं होया। नहीं, वो तो आदमी, वो तो महात्मा आदमी है, संत आदमी है। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन। डॉक्टर मनमोहन सिंह ही इज इंटेलेक्चुअल। वो तो जबरदस्ती उनको बिठा दिया कि भाई आप गद्दी पे बैठो, वो बैठ गए, उन्होंने अपना शासन कर लिया। लेकिन उनको मौनी बाबा कहना और उनके ऊपर हमला करना, ये सब छोटी मोटी बातें उनके लिए। हालांकि उनके ऊपर फर्क भी नहीं पड़ता, वो जितनी ऊंचाई पे पहुंच गए हैं तो नीचे शायद देखते भी नहीं होंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, पर इस देश के नेतृत्व को इकोनॉमी पर जितना काम कर रहे हैं। माहौल है सियासत ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੂਐਨਓ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਚਰ देश 'ਚ नजर आਉਂਦਾ है? अभी तो मुझे लगता है कि पड़ोसियों का झगड़ा चल रहा है, ऐसी राजनीति चल रही है, लोगों में दिखाई पड़ती है। भाई मैं बीजेपी का फॉलोअर हूं, आप कांग्रेस के फॉलोअर हो, ये तो सैद्धांतिक वो हुआ, डिफरेंस हुआ ना। एनिमिटी तो इंटरेस्ट बेस्ड खेल है, ये तो हमारे आइडियोलॉजी डिफरेंस है। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नेवर मींस एनिमिटी। अगर कोई आदमी नॉनवेज खाता है, कोई नहीं खाता है, उसमें दुश्मनी कहां पैदा हो गई? आज इस देश का माहौल यह है कि तुम नॉनवेज खाते हो, तुम राक्षस हो। ये माहौल इस देश को खराब कर रहा है। हर व्यक्ति को दूसरे के, अब तो मैं देखता हूं लोग एक दूसरे को कोई बात उनसे बोलो कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, दीवार पे नहीं थूकना चाहिए, क्यों? उन्होंने भी तो थूका था। अरे भाई, कोई दूसरा नाली का पानी पीने लगे तो तुम भी पियोगे? एक समझदार व्यक्ति अपने विकास को देखता है, अपने आप को आगे बढ़ा के देखता है। और जब कौमें दूसरे को देखने लगे और दूसरे की नकल करना कोई बात नहीं, पर वो आपसे अच्छा होना चाहिए जिसकी आप नकल कर रहे हो, तब तो आप आगे जाओगे। और अगर आपने गलत आदमी की नकल कर ली तो वो आप खत्म हो जाओगे। राम मंदिर के आयोजन ते अवध ओझा साहब अनाउंस करते एक इंटरव्यू च कि लोड़ पई तो हुण तैयार हाँ पॉलिटिक्स च आउण वास्ते। एक प्रोफैसर, एक रिस्पैक्टेड बंदा जिन्हें सैकड़े IAS IPS पैदा करते, देश जिन्हों हर रोज़ यूट्यूब ते सुनना पसंद करता है, लखां फॉलोअर्स ने, वो ये भी कहता है कि संसद गंदी हो गई है थोड़ी बहुत, की लोड़ पई है तुहानूं सियासत च आउण दी? कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ मानकता रखनी होती, स्टैंडर्ड। हमसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप कहते हो ना कि IAS, जितने IAS अधिकारी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको संसद में जाना चाहिए, तो आप क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा ठीक है,
पहले मैं ही जाके दिखाता हूँ कि संसद में जाते कैसे हैं। और इस देश की जनता, मैं इतना मुझे पूरा विश्वास है, हार जीत तो खैर एक अलग बात है, पर जिस जगह से भी मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चाहे किसी भी पार्टी से ना लड़ूं, लेकिन मुझे उस जगह की जनता का पूरा प्यार मिलेगा। कित्थों लड़ोगे? ये तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन मैं हिंदुस्तान में कहीं से भी लड़ सकता हूँ, वो मेरे लिए कोई। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਲੜੋਗੇ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हालांकि लोग कयास लगाते हैं कि आप अयोध्या से लड़ेंगे, कोई कह रहा है इलाहाबाद से लड़ेंगे, कोई कह रहा है गोंडा से लड़ेंगे, पर अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अगले 15-20 दिन में मैं उसको फाइनल कर लूंगा। ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ आया है। बहुत ज्यादा, बहुत। हालांकि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, मेरी उनसे नहीं कोई यार कोई बात नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं उन्हें बहुत इज्जत करता हूं। उसकी कई सारी वजह हैं। पहली वजह यह है कि 25 करोड़ के प्रदेश को उन्होंने जिस तरह से संभाल रखा है, उनके अलावा कोई संभाल भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। भले ही बाबा को ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ कि ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, पहुंचो, आ टीम्स लग गई हैं पीछे, ओझा साहब आओ। हाँ, इसी वजह से लोग ये कहते हैं, क्योंकि मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ। हाँ। और उनको क्या जरूरत थी राजनीति? जैसे लोग कहते हैं, भाई किसी इंटरव्यू में उनसे किसी ने कहा आप संत हो, आप क्यों राजनीति करते हो? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये असली राजनेता सफल हो जाते, प्रदेश सही चलता, देश सही चलता, तो इन संतों को बाहर आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये बाहर आए ही इसीलिए। मैं गुरु गोविंद सिंह जी को क्या जरूरत थी शस्त्र उठाने की? कोई जरूरत नहीं थी। संत आदमी, उन्हें क्या जरूरत थी? लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुनियावी शासक नहीं संभाल पा रहे हैं अपने आप को, तो फिर उन्हें उठाना पड़ गया। तो योगी जी और इकोनॉमी, वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, क्या क्या प्रोग्राम चला रहे हैं। तो वो आज भी स्पिरिचुअल ने, हाँ बिल्कुल, उनका तो वो तो मठ के वो है, तो वो तो उनका मेन रास्ता है। मुझे लगता है जिस दिन उनको अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी मिल जाएगा, तो वापस अपने चले जाएंगे, ध्यान दुनिया में चले जाएंगे। पर ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ सोच रहे हैं एक स्टेप फर्दर जान दी प्लानिंग है कि वो तो जनता कयास लगाती है, जनता का काम ही है। पत्रकार भी लांदे, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ who's next, तो नेक्स्ट ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है? नहीं, मुझे लगता है, और जिस आदमी ने इतने बड़े प्रदेश को इतना अच्छे तरीके से बांध के रखा है, तो अगर देश पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। पढ़े लिखे इंसान है, मैंने सुना है शायद MSc उन्होंने मैथमेटिक्स से कर रखा है, और विजनरी आदमी है। तो मैंने कहा कि जो उनके प्रोग्राम्स हैं, मैं पिछले 3-4 साल से उनके प्रोग्राम्स पर ही अध्ययन कर रहा था। यूपी में समिट कराया, इतना इकोनॉमिक समिट कराया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उन्होंने छेड़ी, वाटर कंजर्वेशन की बात छेड़ी, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात छेड़ी। तो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि नहीं, उनका कहीं ना कहीं एक बिगर गोल है, और उसको वो अचीव करने का। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ कि प्रोफेसर साहब की करिए की ना करिए? नहीं, मैं एक उनसे मैं इसलिए दूर रहता हूँ, उसकी 2 वजह है। एक तो वो संत हैं, और दूसरे राजा हैं। अब संत के रूप में नाराज हो जाएं तो श्राप दे दें, और राजा के रूप में नाराज हो जाए तो देश निकाला जाए। तो मैंने कहा भैया, जिस आदमी के पास 2-2 शक्ति, उसके पास जाना ही नहीं। मैं 3 दिन रहा गोरखपुर आश्रम में, मुझसे आश्रम में रहा, मुझसे वहां के बाबा लोगों ने, महान संत लोगों ने कहा कि आपको मिला देते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं। गोरखपुर बारे की ख्याल है थोड़ा? अच्छा शहर है, बढ़िया शहर है, मेरा ही शहर है, मेरे पूर्वज वहां रहते थे, तो लोग प्यार करते हो? बहुत 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 बहुत। शिक्षक को मैंने देखा जितने भी, और मैं इस मन से ये भी कहूंगा कि भारत के शिक्षकों को आगे बढ़कर, ऐसे तो आजकल बहुत सारे शिक्षक काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी और शिक्षकों की जरूरत है जो आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में, जागृति के क्षेत्र में अपना योगदान दें। कोई जरूरी नहीं है कि वो राजनीति करें, किसी को उल्टा सीधा बोलें, लेकिन अगर इस 1 अरब 50 करोड़ के देश में 1 लाख शिक्षक, अब तो क्लासरूम की जरूरत ही नहीं है, यूट्यूब। बिल्कुल। अगर 1 लाख शिक्षक इस देश के यूट्यूब के माध्यम से जागृति का काम करें कि भैया वोट कैसे देना है, राजनीति क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, 10 मिनट का एक लेक्चर बना दे, तो मुझे लगेगा कि लोग सुनेंगे, निश्चित तौर पर सुनेंगे। इतने ऐसे लोगों को, सबको तो लोग सुन ही रहे हैं। तो अगर ये शिक्षक करना शुरू कर दें, और बिल्कुल ना घबराएं कि जब वो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो लोग उनको ट्रोल करते हैं, उनको गाली देते हैं। वो तो एक, जब भी आप अच्छा काम करेंगे, आपको कब पता चलता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो? जब आप गाली सुनने लगते हो। बड़े सारे हमारे शिक्षक मित्र हैं, वो डर जाते हैं बेचारे कि साहब हमारे उस पे यूट्यूब चैनल पे गाली लिख दिया था। तो पढ़ते हो कभी कमेंट्स? पढ़ते हैं कभी कभी तो पढ़ते हैं, और खासकर जब कोई गाली वाली हो रहा है तो मैं कहता हूँ यार नोटिस करके जरा भेजना, मैं भी पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगता है। उससे थोड़ी आंतरिक ताकत बढ़ती है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है। गाली सुनना एक आर्ट है।
ਲੈਕਚਰ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਲੋਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ? देता ही हूँ, मैं जाता रहता हूँ स्पीचेस ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। कोशिश तो मैं करूंगा ही, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आदमी अच्छा अगर बोलता है तो मुद्दे पे भी बोलेगा वो। तो मैं अच्छी स्पीच दे पाऊंगा कि नहीं ये मुझे अभी नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अच्छा मैं जरूर बोलूंगा। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਟ राम मंदिर ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ? नहीं, मैं तो वोट राम मंदिर पे तो वोट की बात ही नहीं है। नहीं है? हाँ, वो तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा हमेशा रहेगा डेवलपमेंट अब इस कंट्री में। राम मंदिर तो एक बहुत बड़ी, मैं तो एनडीटीवी वो जो मेरा प्रोग्राम था मैंने उसमें बोला कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, और मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा कि अब आप एक काम करो कि ये जो प्रभु राम, श्री राम से प्रभु राम बनने का कॉन्सेप्ट है, आदि ग्रंथ में कितनी बार प्रभु राम का मेंशन है। राम मतलब कॉन्शियस, वो इस देश के महानायक हैं, तो जो भी त्याग और तपस्या करेगा वो महान बनेगा। ये उस मंदिर की घोषणा, इसलिए मैंने उस दिन अयोध्या में भी कहा था कि सब आओ। ऐसा क्या है कि सिर्फ हिंदू आएंगे? सबको महान नहीं बनना, सबको बनना है। और वाजिद के राम है, मीरा के राम है, रज्जब के राम है, रहीम के राम है, सबके राम है। तो जब राम सबके हैं तो सब आओ, उसमें किसी एक पार्टी को जाने की जरूरत ही नहीं। तो मुद्दा तो डेवलपमेंट रहेगा। जनता खुश है कि भाई एक भारत के जो आदर्श हैं, भारत के जो महानायक हैं, भगवान जिनको बहुत सारे लोग मानते हैं, उनका मंदिर बना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आखिरी दो सवाल है, स्वामी करमवीर जी का ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਸਥਾਨ है? और बहुत बड़ा स्थान है। और स्वामी करमवीर जी एक ऐसे संत हैं जिनको मैं कहूं कि 3 चीज संत के जीवन में बड़ी अहम होती है। एक तो सेवा अहम होती है। अभी हमारे साथ गए थे एक प्रोग्राम में, जमीन का वो था, पूजा पाठ था, लेकिन वो पूजा में भी इसी बात पे थे कि मुझे जाके औषधालय में बैठना है। अपने इस रूटीन को वो कभी तोड़ते ही नहीं। कितने लोग यहाँ पर काशी में आते हैं जो न फीस देने की स्थिति में है, न दवा का पैसा लेने की स्थिति में है, लेकिन पिछले 30 सालों से उन्होंने अपना ये कर्म नहीं तोड़ा है। और योग, ध्यान, आयुर्वेद, पहले पीएचडी हैं वो योगा के इस क्षेत्र में। तो योग, ध्यान, आयुर्वेद और संन्यास में फिलहाल हिंदुस्तान में उनकी एक हस्ती है। बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा स्थान। ਯਥਾਰਥ ਗੀਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ? हाँ, मैंने जीवन के बड़े सारे सिद्धांत जो मिसिंग थे मेरी लाइफ में, जैसे यथार्थ गीता बताती है कि भाई अर्जुन को शिखंडी चाहिए ही चाहिए। तो हमें तो बताया गया था शिखंडी ऐसा था, नपुंसक था, और उसको भीष्म के सामने खड़ा कर दिया। यथार्थ गीता ने बताया कि भीष्म पितामह भ्रम है, अर्जुन धनंजय है, आत्मिक शक्ति है, और जब भ्रम के सामने चिंतन पद्धति को खड़ा किया जाएगा, थॉट प्रोसेस को, तब भ्रम का विनाश होगा। तो वो जो लाइन मिसिंग थी मेरे ध्यान वाली लाइफ में कि यार ये विचार क्यों चल रहे हैं, क्यों दुनिया प्रकृति के प्रति इतना अट्रैक्शन है, वो यथार्थ गीता ने खत्म किया और मेरे ध्यान के रास्ते को मजबूत किया। और मैं शो ले रहा हूँ, 4th लॉ करके शो मेरे चैनल पे आता है, तो उसमें मैं यथार्थ गीता का डायग्रामाइजेशन कर रहा हूँ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਗੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ, ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਉਹ। ਯਥਾਰਥ ਗੀਤਾ ਤੇ ਗੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ, ਮੈਨਕਾइंड ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? इस दुनिया में हर वो आदमी परेशान है जिसके पास समझ का अभाव है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या नशा करती है, बहुत बड़ी। आज की डेट में युवा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, होना ही है। 20 का जीवन जब शुरू होता है, 20 की उम्र जब शुरू होती है, तो जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, लड़ाई, युद्ध। अब उस लड़ाई में जब आपकी लड़ाई शुरू हो गई, अब आपको पढ़ना है, आपको नौकरी लेना है, पिताजी आपके रिटायर होने जा रहे हैं, बहन की शादी होने जा रही, तो बहुत सारी चुनौतियां एक साथ खड़ी हो जाती है। आपकी सोशल आइडेंटिटी है। अब आप अपने मामा से कह नहीं सकते जी 500 रुपए दे दो। आप 10 साल में कह सकते थे मामा से कि जी 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। 20 साल में कहां कहोगे आप? तो अब सारी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। तो जब लड़ाई खुद लड़नी है तो लड़ाई की कला सीखनी पड़ेगी जी। वो लड़ाई की कला इन धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है।
सिर्फ गीता ही नहीं, आदि ग्रंथ। मेरे तो बड़े सारे सिख मित्र हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई मन पर जितनी अच्छी व्याख्या आदि ग्रंथ में है, मन, आदि ग्रंथ कहता है कि जिसने अपना मन जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। भाई दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना मन के करते हो? आप पढ़ाई मन के साथ करते हो, आप लड़ाई मन के साथ करते हो, प्रेम मन के साथ करते हो, सब कुछ आप मन से करते हो, और वही मन कमजोर है। गुरु साहब कहते हैं मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। हाँ, मन लाइट के रूप में, तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। तो वो जब मन, जिसका मन हाथ में, अब आज का युवा क्या है, लड़ाई शुरू हुई, चूंकि वो धर्म से जुड़ा नहीं है तो फिर नशा क्या करता है, आदमी को 4 घंटे बेहोश रखता है, दुनिया से दूर रखता है। वो 4 घंटे वो कहता है मुझे बड़ा मजा आया, सुकून में आया। तो ये धार्मिक ग्रंथ काम करते हैं, समझ पैदा करते हैं कि भाई जिस समझ के लिए तू नशा कर रहा है उसी समझ के लिए तू ध्यान कर ले। बाणी भी कहती मन जीता है जग जीत। जग जीत, हाँ, मन जीते जग जीत। मन जित ले अपना तो जग जित ले। आज के लोग कहते हैं अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, हम धर्म को नहीं मानते। हाँ, तो भीख भी तो मांग रहे हो। इतना सारा पैसा होने के बाद लोग सुसाइड कर रहे हैं। सीसीडी के मालिक के पास कितना पैसा था भाई, लोगों का सपना है कि भैया हम किसी तरह 1 करोड़ रुपए कमा ले, वो 10,000 करोड़ रुपए का मालिक। तो जब मैं गुरु ग्रंथ, जब मैं हरमंदिर साहब पहली बार गया, मैं तो जाता ही रहता हूं लगातार, तो जब मैं गोल्डन टेम्पल पहली बार गया तो जैसे मैं एंटर किया और एंटर करके लेफ्ट मुड़ा, जो दान काउंटर है वहां पे लिखा है यहां माया का दान करें। वहां ये नहीं लिखा है यहां पैसा का दान करें, वहां ऊपर बोर्ड है यहां माया का दान करें, क्योंकि पैसा कभी आनंद हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु वहां पे, उन्होंने मुझसे कहा था कि यार तुम एक काम करो, गोल्डन टेम्पल जाया करो, अरदास करके आया करो, थोड़ा सा पानी पी के आया करो, वहां 63 संतों ने, वहां उनको अरहत मिला है, इनलाइटेंड हुए, तो पूरा एरिया वो चार्ज है गोल्डन टेम्पल, इसीलिए वहां सब आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं जो गोल्डन टेम्पल ना आए, क्योंकि 63 सेंट्स जहां तक मैं जानता हूं वो उस एरिया में इनलाइटेंड हुए हैं। तो उन्होंने कहा तुम वहां जाया करो यार। तो मैं गया, तो माया का सबसे बड़ा खेल यही है कि सब कुछ सामने रखवा देगी, खाना, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, पर आदमी अंदर से दुखी रहेगा। तो जब तक वो मन की ज्योति नहीं जलेगी और वो स्वरूप से नहीं जुड़ेगा तब तक आनंद आना नहीं। पर ये मनुख दे मनुख होने दा क्राइसिस है, इंसान दे इंसान होने दा क्राइसिस है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मनुष्य बिल्कुल नहीं। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि मनुष्य को दुख देने के लिए बनाया है, मनुष्य को उसने साधना करने के लिए बनाया है। अब वहां पे गलती वो ये कर जाता है कि वो सोचता है कि मैं साधना करूंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी नहीं होगी, मैं तो जोगी हो जाऊंगा। अरे भाई, तू जोगी होके राजा बन जा, तू संत बन के, ध्यानी होके, खालिस होके तू राजा बन जा, तू खालिस होके आईएएस बन जा, तू खालिस होके राजनेता बन जा। तो जब प्योर होके जागृत आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा तो वो राज्य कैसा होगा? तो जिस राज्य में 80% खालिस लोग होंगे, प्योर जागृत लोग, बस वही खालिस्तान होगा। बहुत धन्यवाद, तुसी समा दिता, गलबात कीती। अवधूजा साहब दे नाल बहुत खुल के गल्लां विचारां होईयां। कोशिश करांगे कि अगे भी जे समा दिया करनगे तां इन्हां दे नाल होर बहुत सारे इशूज़ ने। अज गल पंजाब दी कीती सी, इतिहास ते देश बारे और जियोपोलिटिकल जिहड़ियां टर्म्स असीं जिक्र कर रहे सी, जिहदा पंजाब दे विच होई घटना दा असर किवें मिडल ईस्ट तो लैके वैस्ट तक पैंदा है। अज कुछ गल्लां असीं कीतियां, फिर अगे कोशिश करांगे जे हरमन होणे दोबारा मीटिंग कराउणगे तां एक इंटरव्यू फिर सर दे नाल। बहुत धन्यवाद। वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਵੇਦ ਓਝਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ
ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।